जैसा कि हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में, उनके अनेक पक्षों के बारे में हम विचार कर रहे थे। इसी श्रृंखला में आज हम उनके राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी विचारों को जानने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि लोकमान्य जो तिलक थे वो एक महान शिक्षा शास्त्री भी थे और वे आगरकर और अपने अन्य मित्रों चिपलंगूर और अन्य मित्रों के साथ मिलकर राष्ट्रीय आंदोलन में शिक्षा के महत्व को जनता को बताना चाहते थे। और वो अंग्रेज़ों के द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा थी, अंग्रेजी पाश्चात्य व्यवस्था के आधार पर जो शिक्षा थी, वो देश की स्थिति के बारे में सही ज्ञान नहीं करा सकती। वो अंग्रेज़ों के शासन को अक्षुण्ण बनाने के लिए, उसको स्थायित्व देने के रूप में सहायक थी। लेकिन देश की आज़ादी में, देश की निर्धनता में, बेरोजगारी में, देश के जो उद्देश्य हैं, देश के जो चरित्र निर्माण है लोगों का, उसमें वो सहायक नहीं थी। इसी रूप में बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में 4 प्रमुख पक्ष बताए, जिसमें उनका मानना था कि शिक्षा को जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ बनाया जाए, जिसमें निर्धन व्यक्ति को भी शिक्षा से वंचित ना होना पड़े। यह उनका प्रमुख उद्देश्य था कि शिक्षा को इस तरीके से विस्तृत और सर्वसुलभ किया जाए कि कोई भी व्यक्ति जो गरीब है वो इस रूप से शिक्षा की दृष्टि से वंचित नहीं हो सके कि उसको गरीबी के कारण उसको शिक्षा नहीं मिले। ये बहुत महत्वपूर्ण पक्ष था। अर्थात शिक्षा का विस्तारीकरण की जाए, शिक्षा को व्यापक बनाया जाए और जनसामान्य के लिए सर्वसुलभ हो कि कोई गरीब व्यक्ति है वो इस रूप में शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए कि वो उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं या शिक्षा की स्थिति व्यावसायिक है। तो इस सब स्थितियों को दूर करते हुए वो शिक्षा के उस स्वरूप की बात करते थे जिसमें सभी लोगों की रीच में शिक्षा व्यवस्था हो। दूसरी बात उन्होंने की, उनका मानना था कि ये एंश्योर किया जाए कि जो शिक्षा है भारतीय द्वारा भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दी जाए। शिक्षा पहले तो इंडियंस के द्वारा दी जाए और वो भारतीय उद्देश्यों को परिप्रेक्ष्य में। ऐसा नहीं हो कि अंग्रेज शिक्षा दें और उनके जो उद्देश्य है, जो उनके इसके पीछे जो निहित स्वार्थ है, वो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का कारण ये रहे कि अंग्रेजी हुकूमत है उसके स्थायित्व को काम करे। ऐसा नहीं हो। उनका स्पष्ट मानना था कि जो शिक्षा व्यवस्था है वो ऐसी होनी चाहिए जो भारतीय उद्देश्यों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ाई जाए। उन्होंने माना कि शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण का प्रमुख आधार बिंदु है, उसको सुदृढ़ करने का एक स्रोत है, एक आधार है। तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि बाल गंगाधर तिलक शिक्षा के व्यापक आधार को महत्व मानते थे। सर्वसुलभ शिक्षा हो, व्यक्तित्व निर्माण और चरित्र निर्माण में शिक्षा सहायक हो, ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा भारतीयों के द्वारा दी जाए, भारतीयों के अलावा जो इसका जो स्वरूप है वो इंडियंस के भारतीय उद्देश्यों के भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारतीय लोगों के हित में हो। और नंबर 4, शिक्षा का माध्यम से युवकों को इस प्रकार से सुप्रशिक्षित किया जाए ताकि वो जनता को राष्ट्रीय जागृति और आंदोलन के प्रेरित और संगठित कर सके। खास बात बाल गंगाधर तिलक की ये भी थी कि शिक्षा राष्ट्रीय आंदोलन का वाहक हो सकती है। शिक्षा की दृष्टि से, शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी जा सकती है। अर्थात शिक्षा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कुछ लोग इस तरह से प्रशिक्षित हो जाएं, उनका एक टोली बन जाए, उनका एक समूह बन जाए कि वो जनता को जागृत कर सकें ताकि राष्ट्रीय आंदोलन के लिए उनको तैयार किया जा सके। इस प्रकार उनके शिक्षा व्यवस्था के 4 प्रमुख उन्होंने पक्ष बताए। तिलक का मानना था कि पढ़ना लिखना सीख लेना ये शिक्षा नहीं है। शिक्षा वह है जो व्यक्ति को जीविकोपार्जन, मतलब उसकी आजीविका के लिए उपयोगी हो, देश को सच्चे नागरिकों को चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण का काम कर सके, उनके पुरानी बातों को, पुरातन व्यवस्था को, पूर्वजों का ज्ञान हो सके, अनुभव को परिचय करा सके। इसलिए उन्होंने इस तरह की शिक्षा व्यवस्था को अपनाए जाने पर जोर दिया जो राष्ट्रीय चरित्र निर्माण में सहायक हो। देशवासी मत मतांतरों से ऊपर उठकर आपस में संगठित हों,
एकीकृत हों और देश में एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए, जो ऐसा एक कॉमन पाठ्यक्रम तैयार किया जाना चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए, सभी लोगों के लिए व्यवहारिक हो और उनके सर्वांगीण विकास में लाभदायक हो। स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा के लिए उन्होंने महाराष्ट्र में समर्थ विद्यालय स्थापित किए। तिलक की ये बहुत बड़ी सोच थी उस दौर में कि उन्होंने स्वयं ने अपने प्रयासों से समर्थ विद्यालय लोगों से कंट्रीब्यूशन लेकर उन्होंने तैयार किए। इसी प्रकार उनकी शिक्षा व्यवस्था में जो प्रमुख बात है वो ये है कि औद्योगिक व प्राविधिक शिक्षा पाठ्यक्रम का अंग बन सके। उनका विशेष रूप से इसलिए ध्यान था कि लोगों को शिक्षा व्यवस्था इस रूप में उपलब्ध कराई जाए, लोग अपना जीविकोपार्जन है वो आसानी से कर सकें। इसलिए उन्होंने औद्योगिक और प्राविधिक शिक्षा की ऐसे स्किल्स लोगों में डेवलप हो जाएं ताकि व्यक्ति अपना खुद का कोई बिजनेस कर सके, कोई व्यापार कर सके, कोई फैक्ट्री लगा सके, कोई इस तरह की हस्तशिल्प कोई कारखाना खोल सके। कहने का मतलब स्किल्स वाली शिक्षा होनी चाहिए जिससे कि उसका जीवन का जो आधार है वो तैयार हो जाए, वो जीविकोपार्जन अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने व्यवस्था का वो संचालन कर सके। तिलक ने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण तत्व था, तिलक ये जोर देते थे कि किसी को अपने धर्म पर अभिमान कैसे हो सकता है यदि वह उससे अनभिज्ञ हो। अर्थात धार्मिक शिक्षा के अभाव में व्यक्ति जो है अनभिज्ञ रहेगा। इस कारण ही ईसाई धर्म या पादरियों का प्रभाव बढ़ रहा है देश में। इसलिए तिलक का लोगों को मतभेद था कि धर्म के झगड़े बढ़ते हैं। तिलक की मान्यता कि धार्मिक शिक्षा झगड़ों और पारस्परिक कलह को दूर करने का श्रेष्ठ मार्ग है। इसलिए धर्म की भी शिक्षा, ताकि लोगों को अनुशासन और अतीत के प्रति उनके सम्मान की बात का व्यवस्था हो सके, इसलिए उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। शिक्षा का माध्यम जो है मातृभाषा हो। तिलक ने मातृभाषा में के माध्यम से शिक्षा को प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। आज जो व्यक्ति अंग्रेजी बोल लेता है वह शिक्षित माना जाता है, किंतु किसी भाषा का ज्ञान सच्ची शिक्षा नहीं है। उनका मानना था कि मातृभाषा के माध्यम से प्रारंभिक व्यवस्था व्यक्ति को दी जानी चाहिए। अंग्रेजी सीखनी चाहिए, लेकिन ऐसा अनिवार्य करने का कोई कारण नहीं है। इसलिए मातृभाषा को प्रधानता और अंग्रेजी को गौण स्थान के तिलक समर्थक थे। एक राष्ट्रभाषा और एक लिपि का समर्थन तिलक ने किया। भाषा भेद से विभाजित हो जाता है देश की एकता के लक्ष्य में बाधा आती है, इसलिए राष्ट्रभाषा के विकास की बात की। एक राष्ट्रभाषा व एक लिपि की बात उन्होंने की। देवनागरी लिपि का उन्होंने समर्थन किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा का सुझाव दिया। तिलक जानते थे कि क्षेत्रीय भाषाओं के समर्थक अपनी अपनी लिपि, अपनी अपनी भाषा पर जोर देंगे, लेकिन पूरे देश को एक माला में पिरोने का काम हिंदी और देवनागरी लिपि कर सकती है। तिलक ने रोमन लिपि अपनाने वाले जो सुझाव थे उस समय उनको हास्यास्पद बताया, उनका विरोध किया कि नहीं है, भारत के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए तिलक ये नहीं चाहते थे कि भारत की तत्कालीन परिस्थितियों में छात्र स्वाधीनता आंदोलन से अलग रहें। वे चाहते थे कि छात्र पढ़ना लिखना भी जारी रखें और कुछ समय में लोगों में चेतना उत्पन्न करके स्वदेशी बहिष्कार के माध्यम से लोगों को राष्ट्रीय स्वतंत्रता, राष्ट्रीय स्वराज के मामले में जन जागरण किया जाए। इसलिए शिक्षा एक उपयोगी व्यवस्था हो सकती है, उपयोगी साधन हो सकती है, जिससे कि ब्रिटिश शासन की नींव हिल सके। इसलिए उन्होंने ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर विशेष दिल दिया। राजनीतिक शिक्षा पर भी बल दिया। तिलक जी ने शिक्षा युवकों को देश सेवा और स्वाधीनता के लिए तैयार की जाए। लोगों को राजनीतिक शिक्षा के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग हो। राजनीतिक शिक्षा के माध्यम से युवकों को देश की परिस्थितियों से परिचित कराया जाए, इसलिए ऐसी स्थिति भी हो। तिलक का जनमत, जनशक्ति, जनसंपर्क, पत्रकारिता शक्ति में विश्वास था। इसलिए उन्होंने ऐसी पत्रकारिता जो शक्ति थी, मतलब अपने आप को जो पत्रकार की हैसियत से जो केसरी और मराठा में जो आंदोलन, जो बातें लिखी, उसके माध्यम से लोगों को जन जागृत किया। एकता में उनको सबको बांधा, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए लोगों को तैयार किया। तो तिलक का कंट्रीब्यूशन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में बहुत है। तो हम संक्षेप में और हम सारी बातें हम स्पष्ट तौर पे समझ चुके हैं कि तिलक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में ना केवल कोई सिर्फ एक आंदोलन को तैयार किया, बल्कि आंदोलन के माध्यम से
स्वदेशी, बहिष्कार, निष्क्रिय प्रतिरोध, राष्ट्रीय शिक्षा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस प्रकार की हो, राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की, उन सब बातों पर जोर दिया। धन्यवाद।